हेलो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। ये जो हमारा वीडियो है यह भी क्लास 10 से संबंधित है। इसमें आज आप ज्योग्राफी विषय से का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस आप देखने वाले हैं, जल संसाधन। तो इस जो चैप्टर है यह हमारा जल संसाधन का भाग 1 है। जल्द ही इसका भाग 2 भी लेकर के हम आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल संसाधन को क्यों जल संसाधन कहा जाता है, जल को वाटर रिसोर्सेज क्यों कहते हैं। जल नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। आखिर यह क्यों है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके तहत हम लोग देखेंगे कि जल का जो वाटर का जो साइकिल है, जल चक्र, इसके बारे में एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे ये जल चक्र क्या है। जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ों के बारे में भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कि जल दुर्लभता की परिभाषा क्या है, जल दुर्लभता किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल दुर्लभता के क्या क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे मानवीय क्रियाकलाप है जिससे हमारे सामने जल दुर्लभता की स्थिति सामने आई है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यदि आप क्लास 10 से 9 से 8 या जैक बोर्ड से संबंधित कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.gyantarang.com पर आइए, अर्थात ज्ञानतरंग.com पर आइए और वहाँ पर आपको ढेरों जानकारी, साथ ही जैक बोर्ड के अलावा और भी अन्य रोचक तथ्य भी वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए अब देखते हैं कि जल संसाधन के रूप में कैसे जाना जाता है। भूगोल विषय के पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास में आप लोगों ने देखा था कि संसाधन किसे कहते हैं, या उससे पीछे क्लासों में 5 में 6 में 6 में इन सब क्लासों में संसाधन के बारे में चर्चा की गई है। फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे आवश्यकता को पूरी करता है। जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि पीने के लिए जल चाहिए, घरेलू कार्यों के लिए जल चाहिए, केवल हमारे ही लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधों या अन्य जीवों के जीवन के लिए भी जल महत्वपूर्ण है। साथ ही हम कृषि क्रियाकलाप करते हैं तो वहाँ सिंचाई के लिए जल चाहिए। किसी प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या पुल बनाते हैं या किसी प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं तो वहाँ जल की आवश्यकता पड़ता है। उद्योगों में अगर कुछ उत्पादन करते हैं तो वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में जल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं, अर्थात जल जब तक नहीं है तब तक जीवन नहीं है। जल से ही सब कुछ है, ठीक है। तो हर एक दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से या विभिन्न प्रकार से जल हमें लाभ प्रदान करता है, जल से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। इसीलिए जल क्या है, एक संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जल है वो नवीकरणीय स्रोत कैसे है, रिन्यूएबल सोर्सेस कैसे हैं। हम यहाँ पर एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये स्थल भाग है और एक दूसरे तरफ ये समुद्री भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बादल बने हुए हैं और यहाँ ये वर्षा हो रही है। हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जल एक नवीकरणीय स्रोत कैसे है, ये इसे समझेंगे एक जल चक्र के माध्यम से, ठीक है। ये जल चक्र क्या है इसके बारे में समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसका बहुत सारा भाग समुद्रों में है, लगभग 2/3 भाग समुद्र में स्थित है जल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण ये समुद्र से वाष्प बन करके ये ऊपर उठता है वाष्प के रूप में, और वहाँ बादल बनते हैं और बादल बनकर यह, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है, स्थल भाग की ओर तरफ आता है और वहाँ पर ये बादल वर्षा कराते हैं। इस प्रकार से स्थल भाग तक पानी पहुँचता है, ठीक है। कुछ मात्रा में जो वाष्पीकरण है वो पेड़ों से भी होता है, उनकी पत्तियों से भी होता है, साथ ही धरातल पर मौजूद छोटे छोटे तालाब या अन्य जो चीज़ हैं उनसे भी वाष्पीकरण होता है।
पर वो उसकी मात्रा नगण्य होती है, कम होती है, इसलिए वो हमें उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ मुख्य तौर पर हम वाष्पीकरण की बात करेंगे समुद्र से संबंधित। ठीक है, तो ये क्या होता है कि समुद्र से वाष्प निकला या पेड़ पौधों से, और ये बादल बने, बादल बनकर वर्षा हुआ, वर्षा बन करके फिर ये जमीन पर आया, जमीन के माध्यम से नदी नालों के माध्यम से फिर से समुद्र में पहुंच गया। साथ ही बहुत सारा जो जल है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिश्ता भी है, जिससे क्या है भूमिगत जल में भी वृद्धि होती है। भूमिगत जल के माध्यम से भी यह समुद्र तक, नीचे वाले क्षेत्र तक पहुंचता है। ठीक है, फिर इसमें वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ये धरती पर आता है और फिर ये समुद्र में पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा जल चक्र चलता रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं मुख्यतः है, गर्मी, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद जाड़े की ऋतु। जैसे ही गर्मी ऋतु प्रारंभ होती है, देखते हैं बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, पानी जगह जगह सूख जाते हैं, तल तलैया, कुआं, तालाब सभी सूखे हुए नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु आते ही सारे तल तलैया या फिर जो नदी क्षेत्र है या तालाब है सारा पानियों से भर जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से शीत ऋतु आता है, वर्षा कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु आते आते फिर से वो सूख जाता है, फिर उसी प्रकार से वर्षा ऋतु आता है और फिर से वो जल वहाँ उपस्थित प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जल चक्र चलता है। ठीक है, इसीलिए जल एक क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो पूरा हमारा जो पृथ्वी है उसका लगभग 71% भाग पर जल ही जल पाया जाता है, जो महासागर के रूप में विद्यमान है। और जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर देशें बसी हुई हैं, वो मात्र 29% हिस्से पर ही है। इसका मतलब हम इस आंकड़ों से देख सकते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारा जल है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये आंकड़े हमें कह रहे हैं। पर आगे देखिए, ये जो आंकड़े कह रहे हैं वो हमारे हित में कितने हैं, हमारे लिए लाभकारी कितने हैं। तो ये जो जल है 71% जल है, उस 71% जल का 97.5% भाग महासागरों में है। 97.5% कहाँ पर है, समुद्रों में है। और समुद्र का जो जल है वो लवणीय होता है। कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, ये खारा और नमकीन होने के कारण यह क्या होता है, मानव के सीधे व्यवहार के उपयोग के लायक नहीं होता। नहीं उस पानी से हम पी सकते हैं उसका उपयोग, और नहीं घरेलू कार्यों में कर सकते हैं, और नहीं सिंचाई आदि कार्यों में कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जल है वो हमारे सामान्य व्यवहार के लायक नहीं है। अब हमारे पास कितना जल बचा, 2.5%, लगभग 2.5% जो जल है वही जल है अलवणीय, अर्थात मीठा जल। इसी मीठे जल का हम उपयोग कर सकते हैं अपने हर एक कार्यों के लिए, घरेलू वर्क हो या पीने के लिए उसका उपयोग करना हो, या स्नान के लिए, या सिंचाई के लिए, या फिर अन्य कार्यों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, 2.5% जल का है। अब देखिए इस 2.5% में भी हमारे पास कितना जल उपलब्ध है। ठीक है, इस 2.5% का 70% भाग, तकरीबन 1.7%, यानी कुल अगर जल का हम ले लें, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर जितना जल है 71% का, फिर हम 1.7% करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जो जल है वो अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, पर्वत की चोटियों में है, जैसे हिमालय में। किस रूप में, तो ये बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इसका मतलब साफ अब जाहिर हो गया कि जो भी अलवणीय जल है, मीठा जो जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसका भी 70% भाग हमारे उपयोग के लायक वह नहीं के बराबर है, क्योंकि वह दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिका में स्थित है।
ग्रीनलैंड में है, उत्तर ध्रुव की ओर स्थित है ये ग्रीनलैंड। पर्वत की चोटियों में है, जैसे हिमालय जैसे जो पहाड़ हैं, अमेरिका में रॉकी जैसे पहाड़े हैं, उनकी जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वहाँ पर ये जो बर्फ के रूप में ये जल विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कि हम कितना उपयोग कर सकते हैं, तो इसका 2.5 का मात्र 30% या इससे कम ही जल हमारे उपयोग के लायक है, और वह जल हमारे भौम जल के रूप में है, भूमि पर स्थित है। ठीक है, अब इसी 2.5 का जो 30% भाग है, यानी लगभग 1% कुल जल का, ठीक है, पृथ्वी पर जो जल विद्यमान है उसका कुल जल का 1% से भी कम होगा। ठीक है, उतना ही जल हमारे सामान्य उपयोग के लिए है, जो धरती पर एक तरह से कहें भूमि पर उपलब्ध है, जिसका हम जो मीठा जल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब यह भी जो जल है, ये जो भूमि पर उपलब्ध है, यह कुछ सतही जल के रूप में है, यानी सतह पर है, जैसे तालाब में, नहरों में, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे डैम हैं उसमें, ठीक है, या नदियों में। और इसका दूसरा जो पार्ट हम कर सकते हैं भूमि के अंतर्गत, ठीक है, यानी अर्थात भूमि के अंतर्गत जो भी जल स्थित है उसके अंतर्गत भी विद्यमान है, जो हमें कुआं खोद करके निकलता है और ये बोरिंग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जल, ठीक है, ये सभी जल को भौम जल के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जल पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल विद्यमान है, पर इस 71% में 97.97% जो जल है वो हमारे सामान्य कार्य के लिए नहीं है, केवल हम 2.5 का ही उपयोग कर सकते हैं। उसका भी लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वत की चोटियों में बर्फ के रूप में है, केवल हम 30% भाग का ही उपयोग कर सकते हैं जो हमारे लायक उपलब्ध है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर इन्हीं वजह से या क्या वजह है जिस वजह से हमारे सामने जल दुर्लभता की समस्या आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जल दुर्लभता क्या है, इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जल से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल स्रोत न होना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। यानी कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र में जितनी हमें जल की आवश्यकता है, अगर हमें जल उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या है? जल दुर्लभता की स्थिति है। ठीक है, आइए देखते हैं कि विश्व में जल दुर्लभता से संबंधित क्या क्या आंकड़े हैं। विश्व में लगभग 2 अरब 80 करोड़ लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 माह के लिए, यानी 1 साल में 1 माह के लिए उन्हें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। वहीं 1 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी भी स्वच्छ जल नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो ये है जल दुर्लभता। अब हम लोग जानेंगे इसके अगले टॉपिक में कि जल दुर्लभता के आखिर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप या क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर आइए। सबसे पहले आप देखते हैं कि जल दुर्लभता के कौन कौन से कारण हैं। वर्षा की कमी होना पहला कारण है। दूसरा हम कारण ले सकते हैं पानी की बर्बादी करना, लोगों के द्वारा जिस प्रकार से इस्तेमाल होता है उसमें पानी की जो बर्बादी होती है वह भी एक कारण है। तीसरा जो कारण है वो अधिक सिंचाई के कारण भी जल की बर्बादी हो रही है या जल का अधिक उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से भी जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण का बढ़ता स्तर, ठीक है, जिस प्रकार से तेजी से शहर बन रहे हैं और उद्योग कल कारखाने लग रहे हैं, उस कारण से भी जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है जल दुर्लभता का। उसके बाद लोगों का ऊंच जीवन स्तर इत्यादि, ये सभी जो कारक हैं वो जल दुर्लभता को
दुर्लभता के लिए जिम्मेवार हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी कारकों को देखेंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं वर्षा की कमी। जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों में से एक है वर्षा की कमी होना। जैसे ही वर्षा की कमी की बात आती है वैसे ही हमारे मन में राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान का थार मरुस्थल वर्षा की कमी के का ही एक प्रकार का परिणाम है। हम सभी देख सकते हैं कि जो हमारी जो पानी से की ज़रूरतें हैं, पानी जल से जो भी चीज़ें पूर्ति होती है वह वहाँ पर कितना अभाव होता होगा। जल के बिना वहाँ वनस्पति नहीं उग पाया है। उसके अलावा वहाँ खेती के कार्य या अन्य भी जो ज़रूरतें चीज़ें हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों में या जहाँ पर भी जल की कमी है, वर्षा की कमी है, वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, जिससे वहाँ जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। इस तरह से भारत के अन्य भी कई इलाके हैं, जैसे दक्षिण भारत का वृष्टि छाया का क्षेत्र, कर्नाटक का कई हिस्सा, उसके अलावा मध्य प्रदेश के कई भाग, उड़ीसा का कालाहांडी का क्षेत्र हो या फिर और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ही वर्षा कम होती है, वहाँ पर भी जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। पर यह तो एक स्वाभाविक है कि वर्षा कमी जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है। पर क्या आप जानते हैं या आपको लगता है कि जहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त है या कुछ अन्य कारण से भी जल दुर्लभता हो सकती है? तो आइए इन्हीं अन्य कारणों को भी अब हम लोग देखते हैं। उनमें से है पानी की बर्बादी। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, फिर भी कुछ ऐसे हमारे क्रियाकलाप हैं या हमारा जो जल का सही तरह से हम जल प्रबंधन नहीं कर पाए हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे में वहाँ पर पानी की अधिक बर्बादी होती है, जिससे क्या होता है कि जल व्यर्थ में बर्बाद होता है। यह किन किन रूपों से हो सकता है पानी की बर्बादी? हम लोग देखते हैं कि अपने घरेलू उपयोग के लिए हम आवश्यकता से कभी अधिक उस पानी का उपयोग करते हैं, तो वैसे भी जल की बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण हैं, जैसे कि नल को खुले छोड़ देना, इससे जल की बर्बादी होती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो पानी की सप्लाई की जो जो पाइप होती है वो फूट जाती है, उनका रख रखाव सही से नहीं हो पाता है, तो वहाँ से भी जल की बर्बादी होती है। इसके अलावा कई और भी ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनसे जल की अधिक बर्बादी करते हैं। बहुत तरह से हम पानी का दुरुपयोग करने लगते हैं, जिससे जल की बर्बादी होती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे घरेलू चीज़ें हैं जहाँ पर हम जल का अधिक से अधिक उसका हम बर्बाद करते हैं, गाड़ियों को धोने के लिए या कपड़ों को धोने के लिए या अन्य तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अधिक सिंचाई किस प्रकार से जल दुर्लभता का एक कारण भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, फसलों की मांग भी बढ़ी है, जनसंख्या अधिक बढ़ने से भोजन की आवश्यकता बढ़ी है। इस कारण से लोग अब है अधिक फसल का उत्पादन करते हैं। साथ ही इस डिमांड के चलते, इस मांग के कारण क्या हो रहा है कि जिस मौसम में कुछ फसलें नहीं उपजती थी, उस मौसम में भी हम अधिक पानी के द्वारा या अन्य तरीके से हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो फसल वर्षा पर निर्भर था, अब उसे हम जिस वर्षा ऋतु के अलावा ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में भी उन फसलों को उपजाने लगे हैं। इससे क्या हो रहा है, उन्हें अतिरिक्त रूप से हमें भौम जल का सहारा लेना पड़ रहा है। भूमि के अंदर में, सतह के ऊपर में जो जल है, उनसे हम सिंचाई कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त हमें जल का दोहन करते हैं और जिससे क्या है भूमिगत जल का स्तर घट रहा है। साथ ही इस वजह से जल दुर्लभता का भी कारण बन रहा है। जल दुर्लभता का चौथा जो प्रमुख कारण है, उनमें से शहरीकरण और औद्योगिकरण भी एक प्रमुख कारण अब बनता जा रहा है।
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, गांव शहर में तब्दील होते जा रहे हैं। शहर में होने के कारण क्या हो रहा है कि जल की मांग बढ़ रही है। जल का उपयोग चूँकि हम लोग सभी देख चुके हैं कि विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, पीने के लिए, खाने, ये उसके अलावा स्नान करने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए या अन्य रूपों से। तो इस कारण से जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो शहरीकरण बढ़ने के कारण से क्या होगा कि मांग जल की अधिक बढ़ेगी। जब जल की अधिक मांग बढ़ेगी तो हम जल का अधिक शोषण करेंगे, अधिक भूमि से निकालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल है, जो वाटर लेवल है, सरफेस के नीचे जो वाटर लेवल है वो नीचे चलता जा रहा है। और वो कुआं, पहले कुआं देखते होंगे आप कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते जो कुआं नहीं सूखता था वो अब अक्टूबर, नवंबर में ही सूखने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, भूमिगत जल स्तर वो नीचे जा रहा है। साथ ही औद्योगिकरण, ठीक है, उद्योगों के लगने से, उद्योग हमारे लिए एक बहुत ही आवश्यक है, विकास के लिए उद्योग आवश्यक है। पर उद्योगों के लगने से क्या हो रहा है कि उद्योगों में जल एक रॉ मटेरियल का काम करता है, यानी कच्चा माल। प्रमुख रूप से प्रमुख जो कच्चा माल है वो जल ही होता है। हर एक चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम जल का उपयोग उन उद्योगों में करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जितने अधिक मात्रा में उद्योग लगते हैं उतने ही अधिक मात्रा में जल का शोषण होता है, यानी जल का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, या तो भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है या बहते हुए नदी के जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है, ये जो जल है इसकी मात्रा घट रही, कम हो रही, जिस कारण से भूमिगत जल का स्तर भी गिर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा जो महत्वपूर्ण जो जल दुर्लभता का जो कारण है वो क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी एक जल दुर्लभता का कारण बन चुका है। ऐसा इसलिए कि जो उद्योगों से निकलने वाला या फिर शहर के जो नदी नाले हैं उनसे जो नालियाँ निकली है वो सीधे नदी में या बड़े जलाशयों में उसे छोड़ दिया जाता है। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले कचरा नालियों के माध्यम से वो नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में या अन्य क्षेत्रों में वह चला जाता है। इससे क्या होता है, उससे निकलने वाले कचरा वगैरह सीधा जल को प्रदूषित करते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त अब देखेंगे कि कई प्रकार के ऐसे जो मवेशी हैं, जानवर हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं तो वो पानी में बहा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जानवरों को जल में धोना, नदी तालाबों में उसको साफ करना, धोना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से और भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि अब कृषि कार्यों से कृषि कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। और वही जब फसलों पर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो वह पानी के माध्यम से जब वर्षा होती है तो उससे बह करके नदी तालाब के माध्यम से वो जल स्तर तक पहुंचता है और वहाँ पर प्रदूषित करता है। तो इन सब चीज़ों से जल हमारा प्रदूषित हो रहा है। जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो चूँकि प्रदूषित जो जल है उसका उपयोग तो हम कर सकते नहीं हैं। तो इस वजह से हमारा जो जल है, चूँकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि जो 2.5% है कुल जल का, उसका मात्र 30% ही हम उपयोग करने के लायक हैं। उनमें से भी जब कुछ जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे पास जल बहुत ही कम बचेगा। तो ऐसे में हम जल दुर्लभता का सामना करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं छठा पॉइंट, लोगों का उच्च जीवन स्तर। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनका हाई सोसाइटी के लोग कहे जाते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंच होता है। वो अपने दिखावे के चलते या अन्य चीज़ों के चलते वो क्या है, जल का अति शोषण करते हैं, अति दोहन करते हैं, अति उपयोग करते हैं। कैसे, उनके घरों में देखेंगे जो बड़े बड़े घर हैं, जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं, वो अपने घरों में स्विमिंग पूल की व्यवस्था करते हैं। स्विमिंग पूल उसमें रहता है, उसमें है कि वो उसमें स्नान करते हैं या अन्य तरीके या अन्य उपयोग करते हैं, तो उससे जल की बर्बादी होती है। साथ ही जो बड़े बड़े घरों के जो लोग हैं उनके यहाँ महंगे महंगे गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों को रोज़ धोना, फर्शों की रोज़ साफ करना। तो ये सब जो तरीके हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है कि जल का हम अपना ऊंचा
दिखाने के चलते जल का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं और जल को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जल दुर्लभता के कारण है। कहीं कहीं ऐसे भी दिखाई पड़ते होंगे कि जैसे लगता है कि जल बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कि अगर कहीं किसी क्षेत्र, असम के क्षेत्रों में या बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय देखते हैं बाढ़ आया हुआ रहता है। ठीक है, बाढ़ से पूरा क्षेत्र डूबा हुआ रहता है। तो वहाँ तो जल एक दुर्लभता किसे कहते हैं? जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, यदि उपलब्ध नहीं होता है तो वह जल दुर्लभता होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे जल होने के बावजूद भी हम जल की कमी का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास आसपास उपलब्ध है बाढ़ के रूप में वो जल तो गंदा जल है। ठीक है, कचरा वाला जल है, इस वजह से उसका उपयोग हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर रहते हैं या हिमालय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर की ही बात कर लें, अपने जो हमारा जो देश है उसमें जम्मू कश्मीर का क्षेत्र की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जहाँ पर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, सिक्किम की बात कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारा क्षेत्र है ठंड के दिनों में वहाँ पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई रहती है। फिर भी वो तो बर्फ़ एक प्रकार का जल के रूप में है, लेकिन वह तुरंत हमारे लायक, उपयोग के लायक नहीं होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जल तो दिखाई पड़ रहा है पर वह हम सीधे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के हमने इस टॉपिक में इस वीडियो में देखा कि जल संसाधन क्या है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारणों को जाना। आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा, कुल जल का 2.5% भाग ही मीठा जल है, जिसका 30% हमारे उपयोग के लायक है, जो भौम जल के रूप में पाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में जल से संबंधित कार्यों के लिए शुद्ध जल न उपलब्ध होना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। ठीक है, स्वीडन के जल विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से यदि कम जल उपलब्ध होता है तो उसे भी जल दुर्लभता कहते हैं। वर्षा की कमी, पानी की बर्बादी, अधिक सिंचाई, बढ़ता शहरीकरण एवं औद्योगिकरण, जल प्रदूषण तथा लोगों का ऊंचा जीवन स्तर इत्यादि जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस प्रकार से आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अगर पोस्ट करेंगे तो इसकी सूचना आपके मोबाइल तक स्वतः पहुंच जाएगी। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका उपयोग कर सके। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।